वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो क्लास 8th के बच्चों के लिए है। आपका जो मॉडल पेपर 8 चल रहा था, आज उसका पार्ट 2 हम सोल्व करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हम जो आपका पूरा का पूरा डी ग्रुप है, इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सेशन डी को सोल्व करेंगे। तो 23 का फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द केमिकल फीट वाइडर देन एलिफेंट फीट? ओके, कैमल मतलब ऊँट के जो पैर होते हैं वो हाथी के पैर से थोड़े ज़्यादा चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह हमें बताना है। ओके, तो देखो, कैमल लिव इन डेजर्ट। ओके, आपको पता है ऊँट रेगिस्तान में रहता है। वेयर द सैंड इज सॉफ्ट एंड लूज, जहाँ पर जो रेत होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है और काफ़ी लूज होती है, मतलब उसके अंदर पैर फंस जाते हैं। तो देयर फीट आर वाइड एंड फ्लैट, तो ऊँट के जो पैर है ना काफ़ी चौड़े होते हैं और काफ़ी पतले होते हैं, नीचे से चपटे होते हैं। सो दैट देयर वेट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, तो इससे क्या होता है, जो ऊँट का जो वेट है काफ़ी लार्ज एरिया में सेपरेट हो जाता है। फिर क्या होता है, दिस रिड्यूस प्रेशर ऑन द सैंड, तो इससे सैंड के ऊपर है ना प्रेशर कम लगता है। एंड प्रिवेंट देम फॉर सिंकिंग, और इससे ऊँट के पाँव है जो रेत के अंदर धंसते नहीं है। ठीक है, एलिफेंट डू नॉट लिव इन सैंडी डेजर्ट, और जो हाथी है वो रेगिस्तान के अंदर नहीं रहता। सो दे डू नॉट नीड सच वाइड फीट, इसलिए हाथी को वाइड फीट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो एक बार प्रेशर को समझ लो बच्चों। जैसे कि ये कोई कील है, ठीक है। ओके, ये इस तरह से रखी हुई है किसी मिट्टी के ऊपर। इसका नुकीला हिस्सा हटा देते हैं हम। ओके, और जब आप ऊपर से अपने अंगूठे से इस पर फोर्स लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो ये कील आसानी से जमीन के अंदर चले जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, कील को उल्टा रख दिया। ठीक है, अब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। तो ये कील है जो ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट ऊँट के पैरों के साथ काम करता है। चलो आगे देखते हैं। राइट एनी थ्री एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन की कोई 3 एप्लीकेशन बतानी है कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। तो देखो, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, फ्रिक्शन की हेल्प से हम बिना फिसले चल सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रिक्शन हेल्प व्हीकल्स टू स्टॉप व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियां वगैरह हमारी रुक पाती है जब हम ब्रेक दबाते हैं। ओके, और ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इस अच्छे से याद करना। फ्रिक्शन हेल्प इन राइटिंग विथ ए पेन और पेंसिल ऑन द पेपर, और आप पेन और पेंसिल का यूज़ करके अपने पेपर पे जो भी लिखते हो, या टीचर चौक का यूज़ करके बोर्ड पे लिखता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। अब चलते हैं 23 के थर्ड पे। राइट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, है ना, साउंड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, 2 क्वालिटी बतानी है आपको, और उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो, एक है लाउडनेस। क्लियर, लाउडनेस टेल अस हाउ लाउड और सॉफ्ट साउंड इज, तो लाउडनेस से ये पता चलता है कि साउंड कितना लाउड है, मतलब कितना तेज है या कितना सॉफ्ट है। क्लियर, इट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे ये लाउडनेस डिपेंड करता है। क्लियर, जैसे एक एक फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये इस तरह से एक फ्रिक्वेंसी जा रही है, तो ये जो ग्राफ मैक्सिमम गया है इसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, और ये जितना ज़्यादा होगा, ओके, उतना ही ज़्यादा लाउडनेस होगा, और ये जितना कम होगा उतना ही कम लाउडनेस होगा। बाद में ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, और जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा, ओके, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी, लाउडर इज द साउंड, उतना ही ज़्यादा साउंड हमारा लाउडर होगा, तेज होगा। नेक्स्ट है पिच। ओके, ये भी साउंड का एक क्वालिटी है। तो देखो, पिच टेल अस हाउ हाई और लो ए साउंड इज। ठीक है, तो पिच से भी हमें ये पता चलता है कि साउंड कितना हाई है कितना लो है। इट्स डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी पे ये डिपेंड करेगा। जैसे लड़कियों की आवाज़ सॉफ्ट होती है क्योंकि उनके फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है साउंड की, और लड़कों की आवाज़ है ना काफ़ी भारी भारी होती है क्योंकि उनके साउंड की फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम होती है। क्लियर, हायर द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई होगी, हायर इट्स द पिच, और पिच भी उतना ही हाई होगा, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पिच उतना ज़्यादा हाई ऑफ द साउंड। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो जो गर्ल्स का वॉइस है उनका पिच हाई होता है, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, और बॉयज़ का जो साउंड है उनका पिच लो होता है। ओके, इसलिए उनकी भारी आवाज़ होती है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये और वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखो क्या कह रहा है 23 का फर्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ ए बॉल इज पुश्ड
ओके, एंड ए स्केल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, है ना? ये कह रहा है कि एक बॉल को आप धक्का मारो और उसके सामने एक स्केल रख दो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, बॉल रुक जाएगी। क्या होगा? व्हेन ए बॉल इज पुश्ड, जब एक बॉल को आप धक्का देते हो, इट स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो ये आगे की साइड मूव करना शुरू करेगी, सीधी सी बात है। इफ ए स्केल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, और अगर इस बॉल के सामने आप एक स्केल रख दोगे तो क्या होगा? द बॉल विल कोलाइड विद द स्केल, तो वो बॉल है स्केल के साथ टकराएगी एंड स्टॉप, तो या तो बॉल रुक जाएगी या क्या होगा इसके अलावा? चेंज इट्स डायरेक्शन, या बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अब ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज द स्केल अप्लाइड ए फोर्स ऑन द बॉल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्केल ने क्या किया? बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, बॉल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्केल ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से या तो बॉल रुक जाएगी या फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ओके, दो ही बातें होंगी। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 23 के और का सेकंड पार्ट है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, है ना? फ्रिक्शन के टाइप बताने हैं आपको, तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रिक्शन का मैंने बताया था, इसके टाइप्स वाइज अच्छे से याद करना। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब कोई चीज़ रखी हुई है, अब उस पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रही है तो उस पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, अगर कोई चीज़ रोल कर रही है मतलब गुड़ रही है तो उस पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, इट एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, है ना, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, उस चीज पे काम करेगा जो रेस्ट पे है, मतलब एक जगह रखा हुआ है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, ए हैवी बॉक्स डज नॉट मूव इजीली, कोई भारी बॉक्स है तो वो इजीली मूव नहीं करता। व्हेन वी ट्राई टू पुश इट, जब हम उसे धक्का देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखो, इट एक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अनदर, जब कोई एक चीज दूसरी चीज के ऊपर स्लाइड करती है, फिसलती है, ठीक है, तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ए बुक स्लाइडिंग ऑन अ टेबल, जैसे कि एक बुक को आप टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहे हो, फिसला रहे हो, तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा बुक और टेबल के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, इट एक्ट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, ऐसे गोल 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 गुड़ रहा है, तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम कर जाएगा। एग्जाम्पल, व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल मूविंग ऑन द रोड, जैसे कि एक साइकिल के टायर हैं, है ना, वो रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो वो रोल कर रहे हैं, तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये है 23 का और का थर्ड। ओके, राइट टू टाइप्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव्स के दो टाइप आपको बताने, उन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो, साउंड वेव को मेनली टू टाइप से डिवाइड किया जाए, तो एक तो हो जाता है ऑडिएबल, मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, और एक हो जाता है इनऑडिएबल, जिसे हम सुन नहीं सकते। क्लियर? ऑडिएबल वेव्स में देखो, देयर दीज आर द साउंड वेव्स विच कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो ये वो साउंड वेव्स होती है जिनको इंसान की प्रजाति सुन सकती है। और ऑडियोबल वेव्स की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? देयर फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ओके, इसका मतलब हम जो भी साउंड 20 हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स के बीच का होता है वो साउंड हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्स से नीचे का नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्स से ऊपर का भी हम सुन नहीं सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा आ जाता है अपना इनऑडिबल वेव, मतलब जिन्हें हम सुन नहीं सकते। तो दीज आर द साउंड वेव विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो इंसान जिस साउंड को सुन ना पाए वो इनऑडिबल वेव हो जाती है। और ये भी बच्चों होती है टू टाइप्स की। क्लियर? तो टू टाइप्स में पहला आ जाता है इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो इंफ्रासोनिक वेव आ जाती है। और एक दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी होगी? नाम ही अल्ट्रा है तो ऑफकोर्स इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती होगी, फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, तो ये वाला साउंड आ जाता है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव की कैटेगरी में। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब देखो क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का फर्स्ट, है ना, 24 स्टार्ट हो गया यहाँ से। एक्सप्लेन हाउ द साल्ट टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, है ना, साल्ट टेस्ट इज परफॉर्म्ड, कि साल्ट टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है वो चीज़ हमको बतानी है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। आंसर यहाँ से शुरू होगा,
द साल्ट टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक वेदर ए लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो साल्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे का मकसद ये होता है कि कोई भी लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर होके फ्लो होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, टेक ए बीकर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। एक बीकर में आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है और आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है एंड सेट अप ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है जिसमें क्या क्या चाहिए आपको, एक बैटरी चाहिए और एक बल्ब चाहिए। ओके, इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट द बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ओके, बाद में हमने क्या किया, नाउ ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब जो भी हम नमक वमक खाते हैं वो थोड़ा बहुत वो उसमें ऐड कर दिया वाटर के अंदर, टू द वाटर एंड स्टर इट। ओके, वाटर के अंदर ऐड किया और थोड़ा सा इसे मिलाया। फिर क्या होता है, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट अगेन, मतलब जब हम वापस से स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, द बल्ब ग्लोस, इस बार क्या होगा, बल्ब चल जाएगा। तो फिर दिस इज शो दैट सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो भी हमारा सॉल्टी सॉल्यूशन होता है नमक वाला, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब अपने अंदर होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 24 का सेकेंड, राइट अबाउट द रेटिना। ओके, ये भी बच्चों ह्यूमन आई का डायग्राम, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये तो सीधा मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो ह्यूमन आई का डायग्राम अच्छे से कर लेना आपको, और उसके अलावा ये थोड़ा सा आई का स्ट्रक्चर है इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो राइट अबाउट द रेटिना, रेटिना क्या होता है, तो सीधी सी बात हमारी आँख होती है। ओके, आँख के पीछे ये ऑप्टिक नर्व जा रही है हमारी, तो ये पीछे का जो पूरा पार्ट होता है ना, ये हमारा रेटिना का ही पार्ट होता है। इसे अलग कलर से बना दो, ये पूरा रेटिना होता है। ओके, जहाँ पर इमेज बनती है। तो चलते हैं अब, और आगे और क्या पूछ रहा है, इज द सेंसिटिविटी ऑफ द कॉन सेल्स ऑफ द रेटिना इक्वल फॉर ऑल द कलर्स ऑफ प्राइमरी लाइट। तो प्राइमरी लाइट के जितने भी कलर्स होते हैं उनके लिए कौन की सेंसिटिविटी सेम होती है या फिर नहीं होती है ना, वो हमको बताना है। तो देखो, द रेटिना इज ए थिन सेंसिटिव लेयर, एक थिन सेंसिटिव लेयर होता है रेटिना, प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई, जो कि आई के पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। ये येलो कलर में मैंने बताया आपको, वो रेटिना है। ओके, इट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल, रेटिना के अंदर है ना लाइट को सेंस करने वाले काफ़ी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कॉल्ड रोड्स एंड कॉन्स, जिन्हें रोड्स एंड कॉन्स बोला जाता है। ठीक है, ये रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स रिसीव्स लाइट एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो ये जो सेल्स है लाइट सेंसिटिव सेल, ये क्या करते हैं, पहले तो लाइट को रिसीव करते हैं, फिर उस लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेजते हैं, थ्रू दी ऑप्टिक नर्व। क्लियर, आगे देखो, द ब्रेन देन फॉर्म द इमेज, और ब्रेन बाद में उन सिग्नल को कैच करके इमेज बना देता है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, no, the sensitivity of the cone cell is not equal for all the colors. Okay, तो ये जो कॉन्स होते हैं लाइट को सेंस करते हैं ना, तो सारे कलर्स के लिए इनकी सेंसिटिविटी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ऑफ प्राइमरी लाइट के जितने भी कलर्स होते हैं तो हर कलर के लिए इनकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। डिफरेंट कॉन सेल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट कलर, तो अलग अलग जो कॉन सेल्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स को सेंस करने के लिए होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, ये 3 कलर आ जाते हैं इसमें। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 24 का और पार्ट यहाँ से शुरू हो गया, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। है ना, सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है वो हमको बताना है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, है ना, तो ये बात तो पक्की है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, सम बैक्टीरिया लाइक राइबोजियम, है ना, एक राइबोजियम बैक्टीरिया होता है, लिव इन द रूट्स नोड्यूल ऑफ लिग्मेनियस प्लांट। तो जो लिग्मेनियस प्लांट होते हैं जैसे मटर का, चने का, ये पेड़ हो गए, है ना, इनको लिग्मेनियस प्लांट बोलते हैं, और इनकी जो जड़ें होती है ना उसके अंदर रूट नोड्यूल होते हैं, मतलब उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती है जिनके अंदर ये राइबोजियम बैक्टीरिया रहता है। तो ये क्या करता है, एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे मिट्टी के अंदर मिलाता है,
ठीक है। दिस इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। ओके, और नाइट्रोजन ट्रीज वगैरह, पेड़ वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। क्लियर। आगे देखो, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। दूसरा क्या, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज मर गई उसको डिकम्पोज करके ये मिट्टी में वापस मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो भी मरे हुए प्लांट एनिमल्स हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके उन्हें ये कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, एंड फॉर्म ह्यूम्स, और उसे ह्यूम्स बना देते हैं। फिर क्या होता है, ह्यूम्स मेक द सॉइल फर्टाइल एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। और जो ये ह्यूम्स क्या करता है, जो सॉइल है ना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। तो ये और भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो कि हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, बट ये दो इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर लगा लो 2-3 स्टार बच्चों। क्लियर। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये वाला डायग्राम आना चाहिए बच्चों आपको, है ना। तो देखो इसे, रिफ्लेक्शन is the bouncing back of light when it strike a smooth surface like a mirror। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट का किसी भी शाइनी सरफेस से टकरा के वापस आना। ठीक है, जैसे कि कांच से टकरा के वापस आना। अब लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन में दो होते हैं, क्या, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो लाइट जा रही है ना, इंसिडेंट हो रही है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल्स टू ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये हमारा जो एंगल आर है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर आपने 30 डिग्री पे लाइट को भेजा, ओके, तो 30 डिग्री पे ही लाइट वापस आएगी। ये नॉर्मल के साथ बनता है ये एंगल जो भी बनता है। आगे देखो, सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन सेम प्लेन, है ना। तो देखो ये कांच है ना, ये एक प्लेन है। ओके, तो क्या कह रहा है, देखो डायग्राम से बनाना इस डेफिनेशन को, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये चारों चीजें वापस से देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये ध्यान रखना। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। ओके, तो इस तरह से डायग्राम से इस डेफिनेशन को आप इजीली याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट। ओके, काफ़ी देखो थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है ये, और इससे भी ये बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसे भी अच्छे से करना। व्हाट इज द टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है ना, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेजर टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया। ओके, तो देखो द टाइगर प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं रियल में, इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, जंगली जानवरों को बचाने वाला एक प्रोग्राम है। ओके, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973, जो कि 1973 में इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इट्स मेन एम is to protect tiger and increase their population by creating टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो इसका मेन एम ये था कि टाइगर को बचाना और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना टाइगर रिजर्व बना बना के, एंड प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल हैबिट, और टाइगर जो अपनी नेचुरल जगह में रहते हैं उनकी नेचुरल जगह को भी बचा के रखना। तो इस तरह के काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व है, उनमें से 4 के नाम यहाँ पर मैंने दिया आपको। एक है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। ओके, एक है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। एक है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। एक है सुंदर बंस टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये हो गए आपके 4 टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड क्या कह रहा है, मेंशन एनी 6 चेंजेस दैट अकर इन बॉयज ड्यूरिंग पबरिटी। तो बच्चों इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। 2 डायग्राम आपको पता है कौन से, एक मेल वाला फीमेल वाला, वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके अलावा ये पबरिटी के टाइम पे गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ बॉयज़ के बारे में पूछा तो बात करते हैं। इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज होती है।
नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, है ना, चेहरे पर बाल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, जैसे मूछ वगैरह, दाढ़ी वगैरह। चेस्ट एंड अंडर आर्म्स, चेस्ट वगैरह, छाती वगैरह पे और अंडर आर्म्स यहाँ पर भी हेयर आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वॉइस बिकम डीप एंड हैवी, लड़कों की आवाज़ भारी होने लग जाती है, हैवी होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद शोल्डर्स बिकम बॉर्डर एंड मसल्स डेवलप, लड़कों के शोल्डर्स बड़े होने लग जाते हैं और उनके मसल्स भी डेवलप होने लग जाते हैं। इंक्रीजिंग इंक्रीज इन स्वेटिंग एंड ऑयलिंग स्किन, ठीक है, स्किन पे ऑयल जमा होने लग जाता है, पसीना ज़्यादा आने लगता है। और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे 6 चेंजेस आप लिख सकते हो जो कि बॉयज़ में आते हैं पबरिटी के टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अब। नेक्स्ट है 25 के और का पार्ट है ये, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग मैनी नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क बना रहे इतने सारे, इनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है ना। एंड प्रोटेक्ट एरिया इन द कंट्री, है ना, तो ये प्रोटेक्ट एरिया इन कंट्री और ये नेशनल पार्क इतने सारे बन रहे हैं, इनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, ए नेशनल पार्क इज ए प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, एक नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट क्रिएट करती है, गवर्नमेंट बनाती है। और क्यों बनाती है, टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर, कंजर्व मतलब बचाना, तो जंगली जानवरों को बचाने के लिए। ओके, जंगली जानवरों के साथ साथ और फॉरेस्ट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, वहाँ के जंगलों को बचाने के लिए और वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट बचाने के लिए ये नेशनल पार्क है, गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है। इन अ नेशनल पार्क, है ना, नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स, प्लांट एंड देयर हैबिट्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, है ना, तो नेशनल पार्क के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं, जो भी प्लांट्स आते हैं और वो जो नेचुरल हैबिट होता है सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हंटिंग, ग्राजिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज आर नॉट अलाउड देयर, है ना, तो हंटिंग शिकार करना, ग्राजिंग मतलब जानवरों को चराना और पेड़ों को काटना वगैरह, ये सब अलाउ नहीं होता है एक नेशनल पार्क के अंदर। ओके, नेक्स्ट, अब ये मकसद क्या है गवर्नमेंट का ये नेशनल पार्क बनाने के पीछे, तो देखो, प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट, तो जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट है उन सबको बचाना। नेक्स्ट है मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, है ना, मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स बने रहे। एक है प्रिजर्व नेचुरल हैबिट, नेचुरल हैबिट को सुरक्षित रखना, बचा के रखना। एक है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, और एक एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब। ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, 8th क्लास की सीरीज को यहीं पे एंड करेंगे। क्लियर? और 8th क्लास वाले बच्चों ध्यान रखना, आपके 9th क्लास का जो भी साइंस के सारे चैप्टर है और जो मैथ्स के सारे चैप्टर है वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो गर्मी की छुट्टियों में वो कोर्स कर सकते हो या बाद में आपको जब भी टाइम मिले तब कर सकते हो। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड टेस्ट्रोजन, ठीक है। तो देखो, ईस्ट्रोजन इट्स अ फीमेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ओके, इट इज प्रोड्यूस इन द ओवरीज, और ये बनता है ओवरीज के अंदर। और क्या होता है, इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो फीमेल्स के अंदर, उनको भी ईस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। लाइक ग्रोथ ऑफ ब्रीस्ट, ब्रीस्ट का ग्रोथ करना, एंड वाइडनिंग ऑफ हिप्स, और हिप्स का बढ़ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इट इज द मेल सेक्स हार्मोन, तो ये बॉयज के अंदर मिलता है, मेल सेक्स हार्मोन है। इट इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, और ये टेस्टिस के अंदर बनता है। ओके, इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये टेस्ट्रोजोन हार्मोन है, ये क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर होती है, जैसे ग्रोथ ऑफ ब्रीड्स, है ना, दाढ़ी वगैरह का बढ़ना, एंड डिपेंडिंग ऑफ वॉइस, सॉरी डीपनिंग ऑफ वॉइस, और एक आवाज़ का भारी होना। ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये आपका मॉडल पेपर 8 कंप्लीट होता है। और देखो आपके एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो ये मॉडल पेपर की सीरीज़ को मैं यहीं पे एंड करता हूँ बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं आगे मैं क्या अपलोड करता हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।